हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा था। आई होप सबने उसको कर लिया होगा। एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर 0.1 मोलर NaOH 50 ml सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो इसको सभी ने सॉल्व किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है सबको आ भी गया होगा। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.1 मोलर से 40 ग्राम लेके 1000 ml में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा 1 मोलर बन जाएगा। और फिर हमने इसको फर्दर डाइल्यूट करते रहे, उस हिसाब से सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। इन दोनों में से हम किसी भी एक पॉइंट को उठा लेते हैं यहाँ पर, या फाइनल इसी को उठा लेते हैं, कोई नहीं। 0.1 मोलर को अगर हम बनाना है तो 0.4 ग्राम NaOH को हम डाल रहे हैं 100 ml में। अब हमें यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट में 0.1 मोलर तो चाहिए, ठीक है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए 50 ml में और हमने बना रखा था 100 ml में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 50 ml का बनाना होगा तो इस 100 को हमें क्या करना है, बेसिकली 50 में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 ही करेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट रखना है, 2 में चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपली अगर यहाँ से आ जाता है हमारा 0.1 मोलर NaOH को अगर हमें 50 ml में बनाना है तो हमें कितना ग्राम लेना पड़ेगा, 0.2 ग्राम, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आया है, जिन्होंने आंसर दिया है और लिखा है कि वी विल डिज़ोल्व 0.2 ग्राम NaOH एंड मार्क इट अप टू 50 ml, वो आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। तो ये तो बात हो रही थी मोलर सोल्यूशन की। मोलार सोल्यूशन मतलब कि जहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट या फिर वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्वेंट था। अब हम बात अगर करते हैं, नेक्स्ट वन इज मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन या फिर मोलैलिटी। मैंने आपसे बोला था ना, ध्यान रखेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो उसमें डिफरेंस क्या है अब हमें दिखेगा। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। किसी 1 kg सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सोल्यूट के प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम वैसे ही निकालते हैं। क्या होता है, 1 मोल, 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 1 मोल पर मोल कंटेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्यूट, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। वहाँ हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे कैपिटल M से। तो किलोग्राम देख के घबराना नहीं है, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट सोल्यूशन है, हम उसको जस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वे कर रहे हैं, ठीक है। 1 kg में 1 kg में कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, हमें बस ये निकालना है। तो हम उसे मोलैलिटी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा नॉर्मैलिटी, या ऐसे कहेंगे नॉर्मल सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। तो ये है हमारा नॉर्मल सोल्यूशन, यानी नॉर्मैलिटी बोल सकते हैं। तो नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। हम यहाँ ध्यान देंगे, वहाँ हम कह रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही थी, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम नॉर्मैलिटी को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि हम इसमें निकाल रहे हैं तो हमें एक्यूरेट उसका
पता चल जाता है कि कितना नॉर्मल सोल्यूशन है और उसकी क्या नॉर्मेलिटी हम कहेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट शब्द को अगर देखते हैं, वैलेंट मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू वैलेंसी। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम कुछ वैलेंसी से उसका रिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हमने उसे नाम दे दिया ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब देखिए, अगर आप एसिड की बात करें, बेस की बात करें कोई भी आपका कंपाउंड है, सॉल्ट है, तो आप उसका ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एसिड की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, तो हमें पता है कि HCl जो है वो 1 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, 1 क्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ऐसे ही अगर H2SO4 है तो ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो आप फटाफट वीडियो को पॉज करिए, मॉलिक्यूलर वेट से इसके नंबर ऑफ एचाइंस को डिवाइड करिए और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालने की कोशिश कीजिए। आई होप सभी ने निकाल लिया होगा। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे ही लिख लेते हैं, ऑफ HCl की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl होता है 36.5 और इट विल डिवाइड बाय, क्योंकि 1 हाइड्रोजन एटम आयन है इसमें तो हम 1 से कर देंगे। वैसे अगर हम इन कॉमन लिखें ना यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी उसके आयन्स हों बनेंगे, राइट। तो लेकिन एसिड बेस में हम इसलिए डिवाइड करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जो HCl का ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम आया वो उतना ही है जिसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 1, वैलेंसी कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ एचाइन जिससे ये बना है 1 ही है वो। ठीक है, अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 98 लगभग होता है, 98, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन से मिलके बना हुआ है तो दैट इज डिवाइड बाय 2। तो 98 डिवाइड बाय 2 हो जाता है 49। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा H2SO4 का, यहाँ पर सॉरी H2SO4, इसका आ जाएगा 49। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस की अगर हम बात करते हैं तो वही हो जाता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट उस सॉल्यूट का डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH आयंस, अगर बेस से मिलकर बना है, जैसे NaOH हो गया आपका। ठीक है, अब NaOH में कितने नंबर ऑफ OH आयंस है? 1। ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें और किसी भी इसकी ALO3 बात कर लेते हैं, ALOH3। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं? 3, तो वो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो आई होप मुझे इसको कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि HCl की, क्योंकि जहाँ पर भी ग्राम इक्विवेलेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दैट मॉलिक्यूलर वेट इन केस ऑफ जब उसकी वैलेंसी जो है 1 है, चाहे वो NaOH हो चाहे वो HCl के केस में हो। तो यानी नॉर्मेलिटी जब वैलेंसी 1 होगी, ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और जो नॉर्मेलिटी होगी वो इक्वल्स टू मोलैरिटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोलैरिटी में हम क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी मोल्स के बराबर ही आ जाएंगे जब, तो वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी उस केस में इक्वल हो जाएगी। इसीलिए HCl की, NaOH की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इक्वल होती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी की बात करें तो वो भी इक्वल आएगी और मोलैरिटी की बात करें तो वो भी इक्वल आएगी। यही अगर एसिड बेस की जगह हम सॉल्ट की बात करें, जैसे NaCl का ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो NaCl हमने किससे बनाया है? बाय द रिप्लेसमेंट। NaCl कैसे बना? रिप्लेसमेंट ऑफ
1 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन एंड 1 हाइड्रोजन आयन। तो रिप्लेसमेंट कितने का दिख रहा है हमें? वैलेंसी, अगर हम रिएक्शन की वैलेंसी देखें तो जितना रिप्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, जितनी वैलेंसी दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो रखेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है कहीं पर, इक्विवेलेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपको निकालना है, तो जो भी सॉल्ट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उसके डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन आयन। तो ओवरऑल जो हम मेरे को आपको बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। ठीक है, ये मेनली याद रखना है। और एसिड और बेस के केस में एसिडिटी और बेसिसिटी या फिर नंबर ऑफ OH आयन और नंबर ऑफ H आयन से हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम एसिड की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी, यानी कि जो एसिड होगा उसकी बेसिसिटी क्या है, मतलब वो कितने नंबर ऑफ H आयन जनरेट कर सकता है। ठीक है। आई होप ये इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब ये हमारे निकल के आ गए हैं ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब अब हमारे पास कोई भी अगर सोल्यूशन है तो हम सोल्यूट है तो हम बता सकते हो कितने ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो हमने अभी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये देखा था, फिर से ऊपर ही देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे किसी सोल्यूशन है, कोई HCl का सोल्यूशन है मान लीजिए, वो 1 नॉर्मल का है। इसका मतलब क्या होगा? 1 नॉर्मल का मतलब होगा यानी कि HCl के 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। अगर मैं कहूँ 2 नॉर्मल HCl है, यानी 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि 2 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी डबल लगा लीजिए, 36 मॉलिक्यूलर वेट है 36.5, राइट। तो क्या 73 ग्राम लगभग हमारा आएगा इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 2 नॉर्मल HCl वो हमारा होगा, यानी 2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे HCl के 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक हो गया। इसी तरह से हम निकालते हैं नॉर्मेलिटी को। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको कैपिटल N से। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे हमने एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको 1 नॉर्मल NaOH बनाना है 1000 ml में, यानी कि और मतलब लिख लीजिए इसे 1 लीटर में। ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम निकाल लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे NaOH का और नंबर ऑफ OH आयंस रख देंगे, कितने हैं 1 है। चलो बढ़िया हो गया, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ी, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए हमारे पास 40। ओके, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो 1 नॉर्मल NaOH अगर आपको 1000 ml बनाना है तो आपको 40 ग्राम NaOH लेना पड़ेगा फॉर 1 लीटर। तो यहाँ आप देखोगे मोलारिटी और नॉर्मेलिटी क्या हो गई, इक्वल आ रही है। ऐसा ही हमारा मोलारिटी के टाइम पर आया था। वो इस केस में आया जब हमारे जो वैलेंसी है वो 1 है। वैलेंसी अगर ज़्यादा होती तो यहाँ पर आपकी नॉर्मेलिटी मोलारिटी में डिफरेंस आ जाता। मोलारिटी मोल के हिसाब से ही रहेगी और नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। एक ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर इन 500 ml का सोल्यूशन है, जो कि 0.5 नॉर्मल का सोल्यूशन है NaOH का। ठीक है, तो 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaOH है, उसके 500 ml में कितना ग्राम ऑफ NaOH होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है और इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको आप सॉल्व करके रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका आंसर आपका क्या आया। ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं, एक लास्ट हमारा रह गया है टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मल सोल्यूशन। तो फॉर्मल सोल्यूशन क्या होते हैं, फॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? फॉर्मेलिटी से ये मत समझ लीजिएगा कि इसे फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ना है। फॉर्मल सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत कॉमनली हम यूज़ नहीं करते हैं, तब भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ सोल्यूट्स होते हैं जो कि अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जब वो सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहे हैं जाके, तो वो अपना स्टेट बदल देते हैं, मतलब वो आयनाइज्ड होएंगे या फिर आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे NaCl है, NaCl का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं उस टाइम पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाते हैं, बिकॉज वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े बने हुए होते हैं, ठीक हो गया। तो आयनिक हैं, आयनिक और कोवेलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड्स का बना हुआ होता है, तो आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो उस समय हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट रख के हम उसका नॉर्मैलिटी और उसको नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने भी आपको एक नॉर्मल के लिए बताया था कि सॉल्ट के लिए भी हम डिवाइड बाय बैलेंस ही कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे फॉर्मल वैल्यू में रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है अगर हम आयोनाइज्ड वाले कोई मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट जितना आपने लिया है इन ग्राम्स, ग्राम्स में उस वेट को रख लेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में या फिर जितना भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो लीटर में उसका रखेंगे, इनटू फार्मूला वेट। फार्मूला वेट हमें फार्मूले से पता चल जाएगा, अगर NaCl है तो Na का और Cl का फार्मूला वेट रख के देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकाली जाती है फॉर्मेलिटी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मल सोल्यूशन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये फॉर्मेलिटी उसकी चेंज हो सकती है टेम्परेचर चेंज होने पर। अच्छा, ऐसे ही अगर हम मोलालिटी की बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो भी, और मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो चाहो आप अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लोगे, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। टेम्परेचर चेंज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहीं अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज मोलारिटी, तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब कि इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है टेम्परेचर चेंज होने पर वेरी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ हम फॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे तो भी टेम्परेचर की जो फॉर्मेलिटी है वो टेम्परेचर से वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन हो गया है कंप्लीट। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपने कहीं और कुछ पढ़ा है और आपको लगता है कि वो पता होना चाहिए हमें, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपने डाउट्स को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि, और टाइमली पूछ लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने से पहले आपके डाउट्स अगर होंगे तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।